अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 सेशंस में हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि सोशियोलॉजी क्यों समझना ही है, जबकि वी आर डूइंग प्रोफेशनल सोशियोलॉजी। हम एक्चुअली सोसाइटी और सोशल फिनोमेना, सोशल इश्यूज़ को उस पे कमेंट्री करने वाले हैं। उनको समझने के लिए जो टूल्स हैं वो सोशियोलॉजी में है, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग इनटू सोशियोलॉजी पर से। इसी जो हमारा पर्पज़ है, इसी पर्पज़ के लिए हमें और अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत होगी, और वो हम आज के सेशन में देखेंगे, वेरियस अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी। पिछले चैप्टर्स में वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द आइडिया अबाउट सोसाइटी एज वेल एज सोशियोलॉजी, और हमने देखा कि सेंट्रल टास्क सोशियोलॉजिस्ट्स के पास यही रहता है कि कैसे वो इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो इंटरप्ले है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सेंट्रल टास्क हमने देखा यही है। हमने देखा कि इंडिविजुअल्स ये फ्रीली फ्लोटिंग बॉडीज़ नहीं है सोसाइटी के अंदर, बट दे आर कलेक्टिव बॉडीज़। जैसे फैमिली होती है, ट्राइब होता है, कास्ट, क्लास, क्लान, नेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम जो समझने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट दिस सीरीज, वो होगा somehow or the other related to these things: different kinds of groups, different kinds of individuals, unequal orders, stratification that we see in this society. ये तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। In other words, we are going to see how society itself functions. क्या ये हारमोनियस है या कन्फ्लिक्ट रिडन है? Are their status and roles of its individuals fixed? How is social control exercised? What kinds of inequalities exist in a society? ये तमाम चीज़ें अब हमारी स्टडी का हिस्सा बनने वाली है। वी गोइंग टू सी फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन का फिनोमेना, व्हाट डज इट मीन, इसके रिपरकशंस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। जेंडर इश्यूज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम दिस पैराडाइम। अब ये पैराडाइम का भी जो सुपर पैराडाइम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 2 सेशन से ये बात करते आ रहा हूँ। लाइक एनी अदर फील्ड ऑफ स्टडी, फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट्स और अदर कंसेप्ट्स, जो भी दुनिया में कंसेप्ट है, ग्रेविटेशन है, एट्सेट्रा, साइंटिफिक कंसेप्ट्स हैं, वैसे ही सोशल कंसेप्ट्स हैं। ये सब तमाम चीज़ों को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट्स इमर्ज होते हैं। एक फिनोमेना है सेब के नीचे गिरने का, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स इमर्ज होते हैं। फिजिक्स में फॉर एग्जांपल, केमिस्ट्री में ऐसे ही होंगे, हर एक जगह ऐसे ही होंगे। हम जो समझने वाले हैं ये सोशल इश्यूज हैं, तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए भी कुछ कंसेप्ट्स, कुछ टर्म्स वक्त के साथ इमर्ज होते रहे। इनमें से बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, विच रिफ्लेक्ट द कंसर्न ऑफ सोशल थिंकर्स। वो क्या है? वो खुद में एक एरा की प्रोडक्शन है। So many of the concepts reflect the concerns of social thinkers to understand and map the social changes that the shift from a particular era to a particular era entailed. और जो अभी की सोशियोलॉजी होगी इसमें आप समझ ही सकते हैं फ्रॉम प्री मॉडर्न टू मॉडर्न, और अभी शायद मॉडर्न टू पोस्ट मॉडर्न। सोशियोलॉजिस्ट्स फॉर एग्जांपल, दे ऑब्जर्व्ड कि सिंपल, स्मॉल स्केल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, इनके अंदर बड़ी क्लोज और फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, जबकि मॉडर्न लार्ज स्केल सोसाइटीज़ में फॉर्मल इंटरेक्शन होती है। अब इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए एक कंसेप्ट डेवलप हुआ। दे डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, कम्युनिटी फ्रॉम सोसाइटी और एसोसिएशन। इनको हम भी आगे समझेंगे। But you see how a concept emerged as response to a social happening. So the conclusion from this small discussion is this: that even the concepts that arise would have their own history. Why? Because concepts finally at the end of the day arise in a society. And like there are different kinds of individuals, different kinds of groups in a society, there would be different kinds of concepts and ideas जिससे हम सोसाइटी को फिर परख सकते हैं। So sociology itself is marked by different ways of understanding society.
ये जो सोशल चेंजेस हैं उनको देखने का नज़रिया भी, देयर वुड बी लॉट ऑफ डिफरेंट वेज विद इन सोशोलॉजी। ये इसी वजह से है कि अक्सर बातों में मैं कहता रहता हूँ कि द लेफ्ट हैज़ टेकन ओवर यूनिवर्सिटीज़। व्हाई? बिकॉज in our teaching most of the times conflict is concentrated upon। अब कुछ देर में जब हम conflict theory को समझने की कोशिश करेंगे, you would see कि कार्ल मार्क्स का जो फलसफा है या मार्क्सिस्ट फलसफा है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करता है conflict theory पे, and we can say to a large extent they overlap। किसी भी फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग पे ये चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। जैसे कार्ल मार्क्स के लिए क्लास और कॉन्फ्लिक्ट बड़े की कंसेप्ट है सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब डर्कहाइम के लिए ऐसा नहीं है। डर्कहाइम के लिए कलेक्टिव कॉन्शियंस, सॉलिडेरिटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो यू कैन सी हियर दैट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द पैराडाइम थ्रू विच द सोसाइटी इज़ बीइंग व्यूड, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा उसकी एनालिसिस में। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसके बाद जो सोशियोलॉजी हुई, इट वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट्स। ये इनका बड़ा दबदबा रहा फलसफे पे, जो सोसाइटी को देखते थे एज ए हार्मोनियस यूनिट। एसेंशियली इसमें एक हार्मनी होती है, एंड दे वुड काइंड ऑफ कंपेयर सोसाइटी टू एन ऑर्गेनिज्म जिसके डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। Marxists would have a different point of view. They would view society as essentially conflict ridden. इनको conflict theorists कहते हैं। Within sociology कुछ और ने कोशिश की human behavior को understand करने की, starting with the individual micro interaction. Others began with macro structures like class, caste, market, state, even community. अब आप समझ ही सकते हैं कि ये जो दो व्यूज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल को देखना या मैक्रो स्ट्रक्चर को देखना, इनके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे बिकॉज दे आर रूटेड इन टू डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स। जैसे कंसेप्ट सच एज स्टेटस एंड रोल, दे बिगिन विद एन इंडिविजुअल, while that of social control or stratification, they begin in a larger context जिसमें इंडिविजुअल इज ऑलरेडी प्लेस्ड, उसका बहुत ज़्यादा उसमें रोल दिखेगा नहीं, उसमें कंट्रोल ज़्यादा दिखेगा सोसाइटी का इंडिविजुअल पे। सो ऑल ऑफ दीज वुड हैव रिपरकशंस ऑन हाउ दे theory or explanation finally turns out to be. अच्छा, I forgot to mention in the very beginning, once again the sources are NCERT predominantly, and then there are other sources as well, जैसे A.R. मोमिन की लिखी हुई कुछ किताबों से मैंने काफ़ी सारा पोर्शन आज के सेशन का लिया, and then there are few research papers. I'll try to keep links or the mention in my description of the video, तो आप उसमें देख सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूँगा, मैं NCERT से ही लेता हूँ अपना कंटेंट, क्योंकि they are fine books. So out of all of these approaches, let's look at two of them, the conflict and the functionalist view. देखो सोशियोलॉजी का मकसद क्या है फाइनली? They have to understand the causes and consequences of a social phenomenon, कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और इसको समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट बहुत सारे डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स लेते हैं। आप इनको समझ सकते हैं एज डिफरेंट लेंसेज टू व्यू द सोसाइटी, और इन लेंसेज में सबसे कॉमन दो पर्सपेक्टिव्स फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट व्यू है। फंक्शनलिस्ट व्यू जो है ये एनालाइज करता है सोसाइटी को बाय लुकिंग एट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल फंक्शनिंग। ये ऑर्गेनिज्म की तरह देखता है एक सोसाइटी को, जैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ट, लंग्स, किडनीज, हाथ, पैर, eyes, all of these things work together in tandem, supporting each other so that the organism functions. So functionalist view सोसाइटी के डिफरेंट appendages को ऐसे ही देखता है। ये सोसाइटी को देखते हैं एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसके पार्ट्स एक साथ वर्क करते हैं सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। इनका सोसाइटी को देखने का तरीका ये रहता है, ये कंसेंसस और ऑर्डर जो सोसाइटी के अंदर होता है उस पर फोकस करते हैं।
और इनकी एक्सप्लेनेशंस ऑफ सोशल फेनोमेना वुड बी हाउ, कि कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, गवर्नमेंट है, ये सोसाइटी की नीड्स और उसके मेंबर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहे हैं. सो इफ दे सी अ फेनोमेना अनफोल्डिंग इन द सोसाइटी, से X, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड X इन दिस सोसाइटी. तो व्हाई इज द इंस्टीट्यूशन X द वे इट इज? तो फंक्शनलिस्ट उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा? वो ये दिखाएगा कि जो सोसाइटी है एज ए होल, उसके जो वैल्यूज है एटसेट्रा, उनको फुलफिल करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन का ऐसा ही होना था. सो इट्स गोइंग टू फुलफिल अ पर्पस. So why is the heart the way it is? It is the way it is because it has to fulfill its greater purpose. तो फंक्शनलिस्ट्स एग्जामिन करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को, जैसे क्राइम, डिवियंस एटसेट्रा. इनको जब वो एग्जामिन करते हैं तो हाउ वुड दे लुक एट देम? एज थिंग्स दैट डिसरप्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ सोसाइटी, एंड दीज आर द थिंग्स दैट ब्रिंग सोशल चेंज. ये जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, इसको फंक्शनलिज्म भी कहते हैं. ये इंटरडिपेंडेंस और इंटरकनेक्टेडनेस जो सोसाइटी के अंदर होती है, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ सोशल सोसाइटी, इस पे ज़्यादा ध्यान होता है इनका. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से जब सोशल कंट्रोल को देखेंगे, उसको वो नेसेसरी मानेंगे, क्योंकि सोशल कंट्रोल उनके यहाँ एक पर्पस फुलफिल कर रहा है ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी. इट्स व्यूड एज ए मैकेनिज्म जो रेगुलेट करता है बिहेवियर इंडिविजुअल्स का और ग्रुप्स का, बोथ थ्रू द यूज ऑफ फोर्सेस एंड थ्रू द एनफोर्समेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. इनके यहाँ सोशल कंट्रोल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि डिविएंट बिहेवियर को रेस्ट्रेन करने का मैकेनिज्म है ये. जो सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ने वाला बिहेवियर है, उसको ख़त्म करने का तरीका है सोशल कंट्रोल. टेंशन जो सोसाइटी में है, कन्फ्लिक्ट्स जो अराइज हो सकते हैं, उनको मिटिगेट करने के लिए. अब कन्फ्लिक्ट व्यू डिफरेंट है ऑल टुगेदर. वो सोसाइटी को देखते हैं एज ए डायनामिक एंटिटी जो हमेशा एक जद्दोजहद में रहती है, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन ओवर स्केर्स रिसोर्सेज. ये सोसाइटी को ऐसे देखते हैं. अब देखिए, इनके सामने भी जो फेनोमेना होगा, वो फेनोमेना कैसे अपहोल्ड हुआ, अनफोल्ड हुआ, उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, कैसी एक्सप्लेनेशन देंगे? ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. सो दे वुड सी सोसाइटी एज एन एरेना ऑफ इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी जनरेट करती है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है चेंज. ये फोकस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट privileges etc. and the resulting inequality among different groups in the society. और फिर ये उससे कंक्लूड करेंगे कि कैसे ये फैक्टर्स क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं उन सोशल स्ट्रक्चर्स को जो उस वक्त होते हैं, एंड हाउ दे आर देयर टू बेनिफिट सम ग्रुप्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर. सो इफ देयर इज एन इंस्टीट्यूशन, जैसे मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, और डेमोक्रेसी इज एन इंस्टीट्यूशन, और पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन, ऐसी डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, इन तमाम चीज़ों को वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये तमाम चीज़ें दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ सम ग्रुप्स एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर. तो कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट्स वो एग्जामिन करेंगे कैसे सोशल प्रॉब्लम्स जैसे क्राइम है, रेसिज्म है, पॉवर्टी है, दीज आर कॉज्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑप्रेशन ऑफ सबऑर्डिनेट ग्रुप्स बाय द डोमिनेंट ग्रुप्स. फंक्शनलिज्म ने क्या किया था, इंटरडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी सोशल सिस्टम की उस पर एम्फेसाइज किया था. सो कॉन्फ्लिक्ट व्यू फोकसेस ऑन सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटीज विद इन द सोसाइटी. ये जो कॉन्फ्लिक्ट व्यू है, इसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहते हैं. इसका मानना है कि सोसाइटी के अंदर इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनहेरेंट स्ट्रगल्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और क्लासेस. ये एम्फेसाइज इन्हीं चीज़ों पे करेगा, पावर इम्बैलेंस पे, सोशल इनइक्वालिटी पे, कंपटीशन को देखेगा एज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सोशल चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट. और इस पर्सपेक्टिव से सोशल कंट्रोल इज सीन एज अ मीन्स थ्रू विच डोमिनेंट ग्रुप्स एक्सर्ट देयर पावर एंड मेंटेन देयर हेजेमनी और प्रिविलेज्ड पोजीशन, एंड दिस दे वुड से इज एट द एक्सपेंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स. सो यू वुड सी
कि कॉन्फ्लिक्ट व्यू मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के पास एक रेडी एक्सेप्टेंस पाएगा, बहुत रेडी एक्सेप्टेंस होगी इस व्यू की. एंड दैट्स व्हाई यू वुड सी लॉट्स ऑफ आइडियोलॉजीज which I do not want to name right now, they look at society from the conflict lens. वो उसी लेंस से देखते हैं सोसाइटी को. But we need not agree with any of them, any of these two, or there are others as well. We do not need to do that. However, we still need to study these. Why? These two would help you to see from where a particular interpretation is coming from. क्योंकि ये लगभग sum up of all interpretations आपको दे ही देगा सामने. What is being concentrated upon जब कोई आपके सामने बात कर रहा है, सोशल फेनोमेना पे ट्वीट कर रहा है, कमेंट कर रहा है, what is he concentrating on when he is speaking? What is being highlighted? What is being emphasized, or should I say over-emphasized? ये तमाम चीज़ें आपको अब पता चलेगी जब आप इसका बैकग्राउंड जानते होंगे. Oh, this person is coming from that way. Oh, he is concentrating on this side of the story. Not say for example कोई फेनोमेना है सोसाइटी में, कोई भी फेनोमेना है, the men are supposed to do XYZ. Now इसी चीज़ को देखने के दो तरीके हो गए आपके सामने अब. एक कि ये तो from a conflict view, men are doing this XYZ act. Why? Because they are in a privileged position and उससे वो एक underprivileged जो ग्रुप है उसको उस पे अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया है. या फिर पर्टिकुलर क्लास है, अमीरों का क्लास वुड बी द वन विच इज़ प्रिविलेज्ड एंड देन द गरीबों का क्लास. सो यू कैन एक्सप्लेन टैक्सेशन पॉलिसी को इस व्यू से. टैक्सेशन पॉलिसी इज डिवाइज्ड इन अ वे सो दैट द प्रिविलेज्ड रिमेन प्रिविलेज्ड. ऐसे ही से फॉर एग्जाम्पल एंटोनियो ग्रामची वुड कॉल कस्टम्स एटसेट्रा, मोरालिटी जो है, फैमिली स्ट्रक्चर है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ही वुड से दिस कि ये मीन्स है जिससे द डोमिनेंट ग्रुप इज एक्चुअली कीपिंग इट्स हेजेमनी. अ फंक्शनलिस्ट व्यू कोई और यही एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसी चीज़ की कि मैन आर डूइंग दिस इन दिस सोसाइटी बिकॉज दे हैव टू फुलफिल XYZ रोल. So where are they coming from? They are coming from the functionalist point of view. But like I said in the very beginning कि इन पे एग्रीमेंट करना ज़रूरी नहीं है, कि ज़रूरी नहीं कि यही व्यू सोसाइटी का सही हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट व्यू ही सही हो या फंक्शनलिस्ट व्यू ही सही हो. उसके लिए हमको फर्दर एक्सप्लोरेशन करने की नेसेसरीली ज़रूरत है. हमको इनके फ़लसफ़ों के फ़लसफ़े में जाना पड़ेगा कि वेयर आर दे एक्चुअली कमिंग फ्रॉम. अब लाइक वी हैव सेड इन वन ऑफ आवर प्रीवियस सेशंस के जब इस फ़लसफ़े को हम देखते हैं, इट गोज़ बैक टू पॉजिटिविज़म. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये पॉजिटिविज़म वाला फ़लसफ़ा है क्या. वो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि दैट वुड गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन. उसके लिए वेस्टर्न फ़िलासफ़ी वाली सीरीज़ आपको यू शुड लिसन टू दैट. लॉजिकल पॉजिटिविज़म उसमें आएगा एक जगह, तो वो आप वहाँ से समझ सकते हैं. अलबत्ता यहाँ पे कोई कमेंट्स अगर इस पर हम करें, जो पॉजिटिविज़म का व्यू है कि सोसाइटीज़ आर लाइक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, या फिर वो नेचुरल सिस्टम्स की तरह है जहाँ पे यूनिवर्सल लॉज मिल सकते हैं आपको अगर आप ढूंढेंगे. और ये जो व्यू है कि सोसाइटी को आप ऐसे देख सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह, एक नेचुरल सिस्टम की तरह, जहाँ पे आप जैसे फिजिक्स में लॉ आपको डिस्कवर हो जाता है, यहाँ पे भी हो सकता है. दिस व्यू वी कैन से इज फ्रॉट विद ग्रेव लिमिटेशंस. ये ह्यूमन बीइंग्स को देखता है एज पावरलेस पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ सोशल फोर्सेस, जिन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इख्तियार नहीं. ये इंसान को भी एक डिटर्मिनिस्टिक व्यू से देखता है कि जो इंसान खुद है उसके पास भी इख्तियार नहीं है. ये इग्नोर करता है. इट टेक्स नो कॉग्निजेंस ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, the agency we have, the autonomy of individual in social interactions, the choices we have in social interactions. और इन चीज़ों का रोल इन सोशल चेंज, इन हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ये तमाम चीज़ें भी ये इग्नोर करेगा पॉजिटिविस्ट फ़लसफ़ा. पॉजिटिविज़म इट रेस्ट्स ऑन दिस एजम्पशन कि सोसाइटीज़ का एक कोर स्ट्रक्चर होता है जो यूनिवर्सल लॉज डिटरमिन करते हैं. द वे ग्रेविटेशन का लॉ डिटरमिन करता है कि हाउ वुड प्लैनेट्स मूव अराउंड सन.
क्लियर डिफाइंड लॉ। तो सोसाइटी भी ऐसे ही होती है इस फलसफे के हिसाब से। अब नेचुरल साइंस का ये जो मॉडल है, ये सोशल साइंसेस के फॉर्मेटिव पीरियड में, एंड सोशियोलॉजी इज नो डिफरेंट, सोशियोलॉजी में भी इट हैज़ हेल्ड स्वे फॉर लाइक सेंचुरीज ऑल टुगेदर। जब से ये फलसफा आया इसी का दबदबा रहा है। येट इसके बावजूद सोशियोलॉजिस्ट्स अभी भी एक सिंगल लॉ डिस्कवर नहीं कर पाए विच रिमोटली रिजेंबल्स नेचुरल साइंसेस का लॉ। एंड व्हाट डज दैट टेल अस? दैट ओनली टेल्स अस कि एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है जिसमें वो in which they are participating. And what is the utility of doing all this if we cannot find any patterns or laws? There is some utility which we will talk towards the end, but for now let's concentrate on the limitations. The propositions that purport to be sociological generalizations or laws, they are based on extrapolations from specific and limited historical experience, or are essentially common sense observations which are camouflaged with these big terms and academic jargon so as to make them look like as if they are laws that have been discovered, says A.R. Momin. A.R. Momin के हिसाब से पॉजिटिविस्ट फलसफा जो है ना, इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज जो ह्यूमन सोसाइटीज़ की एनॉर्मस डाइवर्सिटी है, जो इसको नेचुरल साइंस की तरह ट्रीट करना इस एक्सरसाइज को फ्यूटाइल बनाता है। अब देखिए, मैटर इज सेम एवरीवेयर, तो उसको हम नेचुरल साइंसेस के मेथड से देख सकते हैं, लेकिन सोसाइटीज बिल्कुल डिफरेंट है हर जगह। पॉजिटिविज्म एम्ब्रेसेस अ काइंड ऑफ मेथडोलॉजिकल एम्पीरियलिज्म, ऐसा मोमिन साहब कहते हैं कि एक मेथडोलॉजिकल एम्पीरियलिज्म को ये एम्ब्रेस करता है, by proclaiming that social reality can be captured in all its complexity only through the use of scientific method, और कोई मेथड इसको कर नहीं सकता। इनके हिसाब से ये जो पॉजिटिविस्ट फलसफा, इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज जो सटल न्यूआंसेस होती है मीनिंग में, जो हर सोशल इंटरेक्शन के अंडरलाइंग होती है, और ये सटल न्यूआंसेस होते हैं, इनको मेजर करना या क्वांटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ एनरिच हो सकती है, हम बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे अगर हम नॉन सेंसरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज को भी इनकॉर्पोरेट करें, जैसे एम्पैथी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्यूशन। ये तमाम चीज़ों को पॉजिटिविज्म रिजेक्ट करता है, नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है। ऐसे ही फंक्शनलिज्म, इसका भी अपने ड्रॉबैक्स है। ये सोसाइटी को एक स्टैटिक फॉसिलाइज्ड फेनोमेना की तरह देखता है, जहाँ पे कंसेंसस और कोहेसिवनेस होगी। ये ओवर एम्फेसाइज करता है उन फैक्टर्स पे जो प्रमोट करते हैं कंसेंसस, सोशल कोहेजन। ये उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता जो कन्फ्लिक्ट और चेंज को एम्फेसाइज करते हैं या उनको दिखाते हैं। देयर इज ए परवेसिव रिलेटिवाइजिंग टेंडेंसी इन फंक्शनलिज्म। डर्कहाइम के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल, he viewed morality as a function of society. अब यहाँ जब इसको ऐसे देखेंगे हम, तो ये मॉरल्स को का एक रिलेटिव नेचर प्रेजेंट करेगा हमारे सामने, मॉरल्स का रिलेटिविस्टिक नेचर। इसके अंदर और एक टेंडेंसी है टू प्रॉफर यूनिवर्सल जनरलाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एक्सपीरियंस। छोटे से एम्पिरिकल एविडेंस को लेकर यूनिवर्सल जनरलाइजेशंस बनाना। A.R. मोमिन कहते हैं कि फंक्शनल एनालिसिस टेंड्स टू बी टीलियोलॉजिकल इन दैट इट इक्वेट्स फंक्शन विद पर्पस। और इसके अलावा एक और चीज़ जो फंक्शनलिज्म करती है, ये इंडिविजुअल की खुद मुख्तारी उसको पूरा ही ख़त्म कर देती है कि इंडिविजुअल इज़ काइंड ऑफ वो बंधा हुआ है सोसाइटी में और उसके पर्पस से, एंड दैट्स ऑल इज टू हिम, and he is molded by all of these social processes. There remains no freedom inside him. Conflict theory दूसरे साइड से यही मसला क्रिएट करती है। वो सोसाइटी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका जो मल्टी डायमेंशनल नेचर है, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स है उनके जो मल्टी डायमेंशनल नेचर्स है, इन तमाम को वो रिड्यूस करता है। ये बड़ा रिडक्शनिस्ट व्यू है
टू वन सिंगल प्रिंसिपल, वन सिंगल एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क। हर एक चीज को कॉन्फ्लिक्ट के प्रिज्म से ही देखना है। ये एज्यूम करता है कि चेंज is invariably accompanied by conflict, which need not be the case. जमील फारूकी साहब अपनी टुवर्ड्स एंड इस्लामिक सोशोलॉजी में कहते हैं कि वेस्टर्न सोशोलॉजिकल नॉलेज जो है ये कम्प्रहेंड ही नहीं कर पाता है, ये हाईलाइट ही नहीं कर पाता है वो इथोस जो हमारी सोसाइटीज़ में रन करता है। क्यों? क्योंकि ये इनहेरेंटली बेसिकली वेस्टर्न है और ये तमाम चीज़ें जो बाहर की है उनको अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, अपनी टर्म्स पे इवेल्युएट करता है, अपने खुद पैरामीटर्स डेवलप करता है एंड देन स्टडीज देम विद इट्स ओन मेथडोलॉजी। और इस वजह से इट प्रेजेंट्स अ हाईली डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ दोज सोसाइटीज which includes our society as well. And oftentimes it is the case that our students जो इसी पैराडाइम में पढ़े होते हैं from their childhood till their doctorate, you can read My Culture, Religion and Modern Muslim Man, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है। तो they often present these views later. ये फॉर एग्जांपल जमील फारूकी साहब के हिसाब से जो वेस्टर्न पैराडाइम है चीज़ों को देखने का, ये कम्प्लीटली इग्नोर करता है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशल रियलिटीज़। उस चीज़ को वो देखते नहीं है एंड देयरफॉर फेल्स टू अप्रिशिएट द प्रोसेस बाय विच ये जो आइडियोलॉजीज होती हैं वो ट्रांसलेट होती हैं इनटू एक्शन। हाउ सोसाइटीज कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन दीज आइडियोलॉजीज, इस पूरे को वो इग्नोर कर देते हैं। The reliance only on what appears always gives partial knowledge rather than complete knowledge. तो यहाँ पे जमील फारूकी साहब कह रहे हैं वो जो फंडामेंटल क्रिटिसिज्म है इस पूरे फ़लसफ़े की, ये लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फ़लसफ़े की, पॉजिटिविज्म की एंड देन ऑल्सो ऑफ एम्पिरिसिज्म, कि जो दिखता है अगर सिर्फ उसी पे रिलाई करना है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग किसी भी फेनोमेना की नहीं देता है। सोशियोलॉजी जो हम करते हैं अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो हम भी करने वाले हैं, ये बाय एंड लार्ज सेंसुअल नॉलेज पे ही, एम्पिरिकल एविडेंस पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है और इसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो इसी पे बेस्ड है। सोशल रियलिटीज़ को इंटरप्रेट करने का वो बेस्ड है इसी एम्पिरिकल मेथोडोलॉजी पे। सोशोलॉजिस्ट्स और जो बाकी सोशल साइंटिस्ट्स भी हैं, बाकी फील्ड्स के भी हैं, जमील फारूकी साहब का मानना है कि दे फेल टू अंडरस्टैंड जो सोशल फिनोमेना की कॉम्प्लेक्सिटी होती है और ह्यूमन बीइंग्स वर्क कैसे करते हैं अर्थ पे। दे आर नॉट मेयरली एम्पिरिकल। इनका मानना है कि जो इस मेथड को अपनाते हैं वो ये रियलाइज नहीं करते कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज मोल्डेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द मीनिंग विच अ पर्सन कंसीव्स थ्रू activating his or her abilities of understanding the existing pattern of reality. Very important point कि वो ये realize नहीं कर पाते कि जो human existence है वो कैसे mold होती है to a large extent उस meaning से जो एक इंसान conceive करता है through activating his or her abilities of understanding the existing pattern of realities. एक इंसान की जो दुनिया है इट्स एन आउटकम ऑफ द अटेम्प्ट टू रियलाइज दैट मीनिंग। तो ये कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं? आइडियोलॉजिकल बेसिस किसी भी सोसाइटी की। एक इंसान नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकता, नहीं अंडरस्टैंड कर सकता किसी भी फेनोमेना को उसके रियल सेंस में, उसके ट्रू सेंस में, जब तक वो उसके आइडियोलॉजिकल बेसिस को भी एनालाइज ना करे। क्यों? क्योंकि जो भी सोशल फेनोमेना हमको दिखता है उसकी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल बेसिस भी होती है विच गिव बर्थ टू इट। सो व्हाई डू पीपल इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी डू XYZ? उसके लिए आइडियोलॉजिकल बेसिस भी होगी। अब इसको सिंपली कॉन्फ्लिक्ट वे में देखने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट वे ही है, वो भी एक तरीका है देखने का, या फंक्शनलिस्ट, इसका एक तरीका देखने का ये भी है आइडियोलॉजिकल बेसिस। ये जो दुनिया को फ्रॉम सेंसिबल प्रिज्म देखने का जो पैराडाइम है, ये दिखाता है कि जो दुनिया के बारे में नोएबल है वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो सेंसेस को दिया जाए। तो दिस वुड देन ओनली मीन मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि हम दुनिया के बारे में यही एक व्यू
रख सकते हैं। मैटर ओरिएंटेड रियलिटी होगी इस पैराडाइम में। नाउ यू कैन ऑल्सो सी वंस अगेन कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इससे कितना डिफरेंट है, बिकॉज वी हैव ए स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, आवर रियलिटी इज गॉड ओरिएंटेड, एंड यू कैन सी कि ये कितने डिफरेंट हो जाते हैं दोनों पैराडाइम। वन इज गोइंग टुवर्ड्स मटीरियल, द अदर इज गोइंग टुवर्ड्स स्पिरिट। और इस पैराडाइम में सिर्फ और सिर्फ वो स्टेटमेंट सेंसिबल हैं विच आर अबाउट द सेंसिबल वर्ल्ड, बाकी सारा गया तेल बेचने। ये जो ये सेंसुअलिस्ट और एम्पिरिकल एपिस्टेमोलॉजी है, ये पूरे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो वेस्ट से ही लिया गया है होलसेल, वहाँ पे ये डोमिनेंट वे ऑफ लुकिंग है, डोमिनेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। हर चीज़ को इसी पैराडाइम से देखा जाता है। एंड वंस अगेन आई वुड रिकमेंड कल्चर, रिलीजन एंड मॉडर्न मुस्लिम मैन, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है www.sulkak.com। तो वहाँ पे उसको एक बार पढ़े, वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया है कैसे when you are fed with this ideology goblet after goblet for your entire life, you return home with these ideas। और ये जो पैराडाइम है, इससे क्या होता है, ये रियलिटी को रिड्यूस करता है टू व्हाट इज एक्सपीरियंस थ्रू दीज एक्सटर्नल सेंसेस। और ऐसे क्या करता है, ये मीनिंग जो है रियलिटी की उसको लिमिट कर देता है, और इस पैराडाइम से खुदा को ये एक्सक्लूड ही कर देता है, टोटल स्पिरिचुअलिटी को एक्सक्लूड करता है, इन तमाम चीज़ों को ही एक्सक्लूड करता है। एज इफ मैटर हैज़ बीन लेफ्ट अलोन बाय गॉड टू वर्क ऑन इट्स ओन लॉज एंड वी आर ऑल्सो बाउंड विद सच लॉज। ये जो एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, ये इस्लामिक अप्रोच टू नॉलेज के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपोज करता है, जिस पे पूरा हमारा नॉलेज का सिस्टम बेस्ड है, ऐसे जमील फारूकी साहब कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम एक्सप्लिकेट्स द यूनिटी ऑफ ट्रुथ। कुल्लिया का कंसेप्ट जो अगर आप इस्लाम एंड सेक्युलरिज्म अतस साहब की पढ़ेंगे तो उसमें ये बड़ा डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया है। अगेन नॉट विद इन आवर स्कोप कि हम उसको अभी डिस्कस करें। एक और चीज़ जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वी हैव हिंटेड टुवर्ड्स इज कि सोशोलॉजी या सोशल अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की, वो आइडियोलॉजिकल बेसिस जो है सोशल फिनोमिना की, उनको टोटली इग्नोर करता है। इट इग्नोर्स द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशल फिनोमिना। एक रिलायबल नॉलेज हासिल करने के लिए इस फलसफे के हिसाब से सिर्फ एम्पिरिकल और ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो आइडियोलॉजिकल बेसिस इग्नोर हो जाती है। ह्यूमन फेनोमेना जो है, ह्यूमन सिचुएशन जो है, वो महज एम्पिरिकल नहीं है, दे आर क्वाइट डिफरेंट। हम उनको अप्रोप्रिएटली और कंप्लीटली सिर्फ सेंसेस से नहीं गॉज कर सकते, वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। जो हमको सुपरफिशियल एनालिसिस, जो फिजिकल एनालिसिस है थ्रू सेंसेस, दैट मे नॉट बी रियल। ह्यूमन फेनोमेना एक आइसबर्ग की तरह है, the larger portion of which is hidden under water। छोटा सा पोर्शन एक्सपोज होता है बाहर फॉर ऑब्जर्वेशन। जो एक पार्शियल रियलिटी हमको दिखती है, इट नीड नॉट बी द होल ऑफ द सोसाइटी। जो सोशल फेनोमेना है, इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए सिस्टम जो एक इंडिविजुअल और ग्रुप कंसीव करता है, एडहेयर करता है और एक्ट्स अपॉन इट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल रियलिटी को देखने के, जैसे किसी भी सोशल फेनोमेना को हम दो तरीके से तब देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वेज। एक कि कैसे इकोनॉमिक सब स्ट्रक्चर पे बेस्ड है बाहर का स्ट्रक्चर, कि हमारी सोसाइटी जैसी है, इसमें वाजवान है, इसमें रिश्ता कबाब है, इसमें अबया बुरका है, इसमें शहरगाम है, इसमें इसके बदल है डाउनटाउन का, इसमें लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, इसमें बड़ों का एहतराम ऐसे है। इन तमाम चीज़ों को देखने का तरीका कि ये ऐसा क्यों है, हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं इकोनॉमिक सब स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का है वो नेसेसिटेट करता है कि बाहर से सोसाइटी ऐसी दिखे। ये एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका है इसी चीज़ को देखने का कि जो आइडियोलॉजी है इस सोसाइटी की, जो आइडियोलॉजिकल
फ्रेमवर्क है, जो इसकी सतह पे है, बेसिक है, कि जो एंड्स इस सोसाइटी ने अपने लिए चूज किए हैं, विच इट हैज़ कंसीव्ड, विच इट एडहेयर्स टू, विच इट एक्ट्स अपॉन, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनका रिजल्ट है सोसाइटी जैसी है वैसी क्यों है। तो ये दो पैराडाइम हो गए, बिल्कुल डिफरेंट आंसर्स होंगे किसी भी सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फारूकी साहब कहते हैं इट्स पॉसिबल दैट वन डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट वन कंसीव्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट विच वन एंटिसिपेट्स। इसका मतलब ये नहीं है दैट व्हाट वन डज इज द होल रियलिटी। It is necessary to have a complete realistic and holistic view of a set of actions by analyzing the meaning for which the action is performed. ये बड़ा necessary है सोसाइटी को देखने का। सोशियोलॉजी लाइक ऑल अदर सोशल साइंसेज ये नेग्लेक्ट करता है आइडियोलॉजिकल बेसिस को समझना, उसको टोटली इग्नोर करता है। और जबकि ये आर्ग्यू किया जा सकता है, फारूकी साहब कहते हैं कि जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, जो हमारी सोसाइटी है, they could be ideologies translated into action. Social life जो है ये एक appropriate और sanctioned way है to live life with the collectivity of individuals. It is based entirely on ideological basis. कौन सी ideological basis? जिसके लिए वो सोसाइटी बनी थी पहले, जिस पर्पस के लिए बनी थी, और जिस पर्पस के लिए बनी थी, जिन आइडियाज़ को फुलफिल करने के लिए सोसाइटी बनी थी, उन आइडियाज़ को फुलफिल करने के लिए ये एक मैकेनिज्म डेवलप करेगी और उन मैकेनिज्म से उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और ये जो ये मैकेनिज्म है, सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ दीज मैकेनिज्म इज द सोसाइटी दैट एग्जिस्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक तरीका है सोसाइटी को देखने का। तो सोसाइटी इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी कुछ रोल्स को, जिससे मोटिवेट होंगे या कंपेल होंगे उसके मेंबर्स इस सोसाइटी के आइडियोलॉजिकल बेसिस को एक्शन में ट्रांसलेट करने के लिए। कोई भी स्टडी जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेगी ऑन व्हाट एग्जिस्ट, जो आंखों के सामने है, और व्हाट इज गोइंग ऑन, और जो नेग्लेक्ट करेगी आइडियोलॉजिकल बेसिस को, वो एक इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई भी जो इंटरेस्टेड है इन नोइंग रियलिटी, एक सोशल फिनोमेना को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको ही हैज़ टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल बेसिस कि ये सोसाइटी फाइनली अचीव क्या करना चाह रही है, और फिर वो सोशल फिनोमेना को देखेगी एज दोज आइडियोलॉजिकल बेसिस ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। एंड एट द सेम टाइम वन कैन ऑल्सो स्टडी कैसे एक इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट करता है उस आइडियोलॉजी को अपनी एक्शन के अंदर, मे बी इन्फ्लुएंस्ड इन द राइट वे और इन एनी अदर वे, इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन ईगो, विशेस, एस्पिरेशंस, परसेप्शंस एट्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें होंगी, बट देखने का पैराडाइम ये भी हो सकता है एक। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये जो हम अभी तक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव सोसाइटी का, ये सोसाइटी को देखता है एज अ फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो इंडिविजुअल्स हैं, दे कलेक्टिवली जो दे लिव टुगेदर, दे हैव सम कॉमन बॉन्ड्स, दे एडहेयर टू सम प्रिंसिपल्स, दे डेवलप ए सिस्टम जिससे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ डेवलप करते हैं। इस कोर्स में सोसाइटी वैल्यूज़ डेवलप करती है, वर्च्यूज़ डेवलप करती है, मॉरल और एथिकल सिस्टम डेवलप करती है, जिससे वो कंट्रोल और रेगुलराइज करती है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। ये जो ये नॉर्मेटिव सिस्टम अब बना, ये वेस्टर्न सोशोलॉजिकल नॉलेज के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ चेंज। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इज कंसिडर्ड टू बी अ फोर्स हियर। तो अगर सिचुएशन ऐसी इमर्ज होती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल फेल फॉर वन रीजन और अनदर टू एडहेयर टू सम पर्टिकुलर नॉर्म, तो वो नॉर्म इनके लिए इट लूजेस रेलेवेंस। ये उसको ऐसे देखेंगे चीज़ को, कोई और नॉर्म आकर उसको रिप्लेस करेगी और वो जनरलिटी बनेगी। सोसाइटी वक्त के साथ इस नई नॉर्म को एक्सेप्ट करेगी और न्यू नॉर्म कम्स इनटू बीइंग। मिसाल के तौर पे सोसाइटीज systematize sexual relations between individuals by developing an institution of
मैरिज। वो मैरिज क्या है अब? इट इज सिंपली अ सैंक्शन्ड एंड अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेटिस्फाइंग सेक्सुअल नीड्स। ठीक, अब सोसाइटी ऐसे चल रही है, कुछ टाइम बीत गया, वक्त आगे बढ़ गया, किसी और फ्रंट पे फ्रीडम और इंडिविजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट बन गई। अब ये देखिए ना कैसे सोसाइटी को इंटरप्रेट किया जाएगा। अब जब फ्रीडम और इंडिविजुअलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट बन गई सोसाइटी में, तो मैरिज वुड नाउ लुक एज ए फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्यों? बिकॉज इट कंपेल्स पीपल टू ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स, शेयर सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज। और अब पैराडाइम क्या है सोसाइटी में? फ्रीडम और इंडिविजुअलाइजेशन की। तो इंसान खुद को इससे फ्री करने की कोशिश करेगा। सो पीपल प्रेफर टू लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ बट विदाउट मैरिज। तो societies in West accept it. So the idea behind this catastrophe is that the West considers society as a generating force. Society create करेगी norms, society develop करेगी system, society assign करेगी कुछ purposes to human beings, और society ही determine करेगी the way in which one has to attain those purposes. अब अगर ये view है, आप देखिए इसके कितने interesting repercussions होंगे। अगर सोसाइटी ने ही डेवलप की नॉर्म्स, सोसाइटी ने ही उन नॉर्म्स को फुलफिल करने के तरीके बताए, तो इट इज़ विद इन द प्रेरोगेटिव ऑफ द सोसाइटी टू चेंज देम इन फ्यूचर एज वेल, क्योंकि उसी ने उसको पहले बनाया भी था। अब आप देख सकते हैं फारूकी साहब के हिसाब से कि क्यों सोशल साइंटिस्ट्स इन वेस्ट दे एक्सपेक्ट दैट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी and normative pattern, the moral, the ethical system of the society should also change. और यही वजह है कि वो क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं और अप्रिशिएट कर पाते हैं बाकी सोसाइटीज़ के इथॉस को, क्योंकि बाकी सोसाइटीज़ का इथॉस नेसेसरली ये नहीं होगा। अब यही रीज़न है कि वाई मेनी ऑफ आवर यंग जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं वो भी यही मेथड अडॉप्ट करते हैं, और उनको नहीं समझ आता कि वाई आर सर्टन अदर पीपल not very comfortable with what is being said. इस्लामिक पर्सपेक्टिव से सोसाइटी तो है ही नहीं सोर्स नॉर्म्स और वैल्यूज की, सोसाइटी है ही नहीं सोर्स। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी का कॉज भी सोसाइटी नहीं है। इनफैक्ट एक मुस्लिम सोसाइटी में इट्स द अदर वे राउंड। अगर आप नकीब अल-अतस की वही इस्लाम एंड सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे तो ये ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स इस्लाम का कंसेप्ट ऑफ दीन। दीन किस चीज़ को कहते हैं? इस्लामिक दीन है। ये एक सिस्टम ऑफ लाइफ है बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल इनएविटेबल प्रिंसिपल्स जो ह्यूमन बीइंग्स को मोटिवेट करते हैं टू लिव और टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, टू एक्टिवेट देयर पोटेंशियलिटीज एंड टू अटेन द पर्पस फॉर विच दे वर क्रिएटेड। ये वेस्टर्न पैराडाइम में होगा ही नहीं, और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो ह्यूमन कलेक्टिविटी डेवलप होगी उसको सोसाइटी बोलेंगे। सोसाइटी तब क्या होगी इस्लामिक पैराडाइम में? इट्स अ मीन्स, इट्स अ मैकेनिज्म टू अचीव द आइडियल्स। कौन से आइडियल्स? जो सोसाइटी ने नहीं रखे हैं अपने लिए, जो उनके लिए उनके हिसाब से खुदा ने चूज किए हैं। So society would be a means, a mechanism to achieve the ideals, and it therefore is not an end in itself. जबकि वेस्टर्न पैराडाइम में सोसाइटी और इंडिविजुअल दे आर एंड्स इन देमसेल्व्स, इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर इज द एंड इन इटसेल्फ। तो सोसाइटी यहाँ पे एक इफेक्ट है, कॉज नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नॉर्म्स, वैल्यूज और वर्च्यूज जो हैं वो सोसाइटी ने नहीं क्रिएट किए हैं। यहाँ पे मुस्लिम्स के हिसाब से दे वर क्रिएटेड बाय गॉड, हु इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, who is the creator of human beings, and these morals, values, norms, they were revealed to humans through a book. They were practiced by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and therefore they are not subjected to society's interpretation or space और time में उनकी कोई limitation नहीं है। तो वो material conditions के साथ change नहीं हो सकती। Instead material conditions, material society etc. has to conform itself to it, not the other way around जो वेस्ट में बिल्कुल वो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कांट ने कॉपरनिकन रेवोल्यूशन की बात की थी फिलॉसफी में। दिस इज लाइक ए कॉपरनिकन रेवोल्यूशन इन सोशियोलॉजी।
इसको देखने का ही नजरिया बदल गया। जो एपिस्टेमोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो मेथोडोलॉजिकल स्ट्रेटजी और पैराडाइम है जिस पे वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल नॉलेज बेस्ड है, ये इस वजह से नहीं है कैपेबल ऑफ स्टडीइंग और अंडरस्टैंडिंग Muslim sociological realities, and then we can further extend it to entire non-European cultures. अब एक और पैराडाइम भी यहाँ पे ओपन होगी जिसको हम कहते हैं यूरोसेंट्रिसिज्म, कि पूरी दुनिया को यूरोप सेंट्रिक मॉडल से देखना। और इस सब का नतीजा क्या है? वो तमाम शख्स who are brought up in this Western intellectual atmosphere, which unfortunately is the case of our entire education system. They are trained, they are influenced by that, by this थोड़ा थोड़ा करके through these movies, TV series, advertisements, all of these books that flood our society. They are trained and influenced by them, and once again I would say culture, religion and modern Muslim man उसको एक बार देख ले। And जब ये उनका वर्ल्ड व्यू इस पैराडाइम में डेवलप होता है, दे डिपिक्ट रॉन्ग एंड मिसलीडिंग पिक्चर्स ऑफ आवर सोसाइटीज। इस तमाम मसले का हल इस्माइल अल फारूकी या फिर नकीब अल अतस, इन सब बड़ी हस्तियों के हिसाब से है इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज, विच इज़ अगेन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन। उसमें हम नहीं जाएंगे, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एक्सप्लोर फर्दर। अलबत्ता इस्माइल फारूकी साहब, ही पॉइंट्स आउट 3 broad shortcomings of Western methodology. पहला, it denies the relevance of a priori data. Second, it has a false sense of objectivity. And third, it has personalistic axiology. Individual end है यहाँ पे, person central है, और उसी के अराउंड वैल्यूज़ को ये डेवलप करता है। और इस वजह से जो वेस्टर्न सोशल साइंसेस हैं ये इनकम्प्लीट है, नेसेसरीली वेस्टर्न है, और इस वजह से हमारी सोसाइटीज़ की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं इनसे डेवलप होगी, और ये वायलेट करती है सर्टन क्रूशल रिक्वायरमेंट्स हमारे खुद के वर्ल्ड व्यूज़ की। हमारे फारूकी साहब, इसके बाद मोहम्मद आरिफ साहब, जिनका इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज पे एक ऐसे है, उसको कोट करते हैं, और ही ड्रॉज फ्रॉम मोहम्मद आरिफ्स differences between Western and Islamic approaches to knowledge and how these two paradigms investigate social phenomena. मोहम्मद आरिफ साहब हाईलाइट करते हैं फंडामेंटल बेसिस जिस पे वेस्टर्न और इस्लामिक पैराडाइम्स डेवलप करते हैं अपने पूरे फ़लसफ़े को, और वो इस कंटेक्स्ट में ज़करिया बशीर को कोट करते हैं, एंड दे से दीज फ्यू पॉइंट्स। In the Western paradigm, knowledge and investigation is limited only to the world that is knowable through the senses. ये हमने बात की इससे पहले, और हमारा वर्ल्ड व्यू ऐसा नहीं है, because we believe in the batin and things that we have received from there. One of them is revelation. Western conception में religion is not a domain where reason is to be exercised. Religion faith का domain है, जहाँ पे कभी कभार तो faith और रीज़न दे वुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन इस्लामिक थियोरी ऑफ नॉलेज में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे तो रिलीजन इज़ द डोमेन जहाँ पे रीज़न इज़ टू बी एक्सरसाइज्ड इन इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी, और जब रीज़न को अपनी फुलेस्ट कैपेसिटी पे एक्सटेंड करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करता है अपनी लिमिट्स को, एंड इट देन एडमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू, इनकरेजिबल एंड इनफैलिबल नॉलेज which is obtainable only from genuine and authentic messengers of God. इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी में रेवल्यूशन एक फंडामेंटल प्लेस ऑक्यूपाई करती है, सेंट्रल रोल ऑक्यूपाई करती है, डेफिनेट रोल प्ले करती है। वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में ऐसी रेवल्यूशन का कोई इसकी जगह नहीं है, और कोई डिवाइन गाइडेंस में वो यकीन नहीं रखते हैं। इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी में जो फिजिकली नोएबल है और जो मेटाफिजिकल है, जैसे रिलीजन है, ये तमाम चीज़ें, एंड देन रीज़न एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड है, दे फॉर्म वन होल, कुलिया का कंसेप्ट, जहाँ से यू कैन ऑल्सो गेट द टर्म यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। फारूकी साहब कंक्लूड करते हैं और कहते हैं कि इस डिस्कशन से दिखता है कि सोशल साइंसेज इन जनरल और सोशियोलॉजी इन पर्टिकुलर
ये अपनी स्टडीज़ और इन्वेस्टिगेशन को सोशल फैक्ट्स पे बेस करता है। ये कोशिश करता है लॉज को डिस्कवर करने की और उनको अप्लाई करना फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन सिचुएशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचुरल साइंसेज में होता है। यू डिस्कवर अ लॉ एंड देन यू अप्लाई दैट लॉ टू ट्रांसफॉर्म मैटर। फारूकी साहब कहते हैं सोशल फैक्ट्स अलोन without their ideological basis as well as the anticipated purpose for which they come into being, ये sufficient नहीं है to discover the laws. Similarly, social transformation जो होती है इसको भी लिमिट नहीं किया जा सकता material transformation के साथ। Such types of studies present a partial picture, इनके हिसाब से ये comprehensive नहीं है। इससे फॉल्स कंसेप्शंस और फॉल्स थियरीज ह्यूमंस और सोसाइटीज की डेवलप होती है। फारूकी साहब का मानना है हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंस होनी चाहिए विच कैन प्रेजेंट अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जिसमें आइडियोलॉजिकल बेसिस को भी इंक्लूड किया जाए, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स का वजूद, उसका जो पर्पस है वो भी उसमें सेंट्रल प्लेस हो उसकी, जिसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, उसका भी देयर हैज टू बी अ डिस्कशन ऑन दैट एज वेल। ये जो साइंस होगी इट विल प्रोवाइड द ग्राउंड टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म ह्यूमन सिचुएशन इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, और यही मदद कर सकता है इंसानों की कि वो अपने हिडन पोटेंशियलिटीज को एक्टिवेट करे और वो फिर बाकी लोगों के साथ इन पीस, हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी के साथ जी पाएं। और फारूकी साहब का मानना है कि एटलीस्ट फॉर मुस्लिम्स ओनली एन इस्लामिक सोशियोलॉजी कैन सर्व सच अ पर्पस। इस्लामिक सोशियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? समथिंग विच इज रूटेड इन इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। ये इसका मेटाफिजिकल और एपिस्टेमिक रूट्स डिस्क्राइब करेगा, एंड देन इस्लामिक पैरामीटर्स ऑफ सोशल लाइफ। ये दोनों हमने पिछले सेशंस में जब बात की थी, हमने की थी एक मेटा सोशियोलॉजी की बात करने की भी ज़रूरत है। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद शैल वी देन क्लोज आवर बुक्स एंड लीव, क्योंकि अभी इस्लामिक सोशियोलॉजी तो इतनी डेवलप हुई नहीं है कि हम उसको कर सके। देखिए, वी कैन हैव आवर ओन पर्सपेक्टिव्स, बट फॉर दैट एज वेल वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो। दे नीड टू बी अंडरस्टूड, and in the absence of any material which would present an alternate view of looking at things, we don't have much choice either. And also remember the fact that this is also not true that they have nothing to offer. No, that's also not true. They have been great philosophers, great sociologists, and they concepts and paradigms they have developed, they are also very useful in understanding the society. The important point is that कि ये जो तमाम different ways हैं society को देखने के, समझने के, and various ways of discussing sociology and social phenomena, ये तमाम तरीके हमको finally tools ही तो देते हैं जिससे हम understand करें reality को। ये तमाम चीज़ें यही करते हैं। They are to be looked as if they are keys to open locks. Which locks? Society. Opening the lock is understanding society. So they are like entry points in our understanding. They are not the final answer. And the key we have, it can be rusted, it can get bent, or it might not be fit for the lock. But at that point, we would need to change or modify the key. So sociology में we both use and also constantly interrogate the questions about these concepts and the paradigms of looking at things, जो मैंने हमारी अंडरस्टैंडिंग में पहले ही कर दिया। इस theoretical background के साथ we can now enter our main topics of understanding, which is society and social issues, जिसमें हम एक बहुत ही बेसिक ओवरव्यू देंगे सोशल फेनोमेना का, throughout which we would be acquiring the tools जो easy बनाएंगे हमारे लिए social phenomena को understand करना। In conclusion, ये सब कहने का मकसद ये है
when we will be taking certain issues, say for example population and associated issues, or urbanization and associated issues, poverty and associated issues, gender and associated issues, they need not be issues in another paradigm altogether. But what we would be doing, we'd be taking all of these issues, secularism, regionalism, communalism, all other isms, हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे. And we would look at these things from the sociological perspective जो इस वक्त राइज है. हम सिर्फ इनकी एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है इन चीज़ों को समझने में, और यहाँ से आगे हम रिपीट नहीं करेंगे कि ये इश्यूज खुद में इश्यूज हैं भी कि नहीं. वो पैराडाइम में हम नहीं जाएंगे. वो मैंने ऑलरेडी बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हम वेस्टर्न पैराडाइम देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वही एक राइज रिवायत है इस टाइम, वही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है, उसी को हम देखेंगे, उसी का मटेरियल भी अवेलेबल है, और ये स्टडी भी इंशाल्लाह फ्रूटफुल ही रहेगी. I thank you all for being here. See you next time.